कल 3 कंडीशन अपन ने कर ली थी। अभिसरण की थी या अपसरण की? अभिसरण की। अभिसारी प्लेट किनारा है उसके बारे में बात की थी। अच्छा, एक कंडीशन में तो अपन ने बात की थी किसके बारे में, कि अगर दोनों में से एक प्लेट महाद्वीपीय और दूसरी महासागरीय है। उसके बाद में दूसरी अपन ने बात की थी अगर महासागरीय और महासागरीय प्लेट का अभिसरण हो जाए। और तीसरे नंबर पे अपन ने हम बात की थी महाद्वीपीय और महाद्वीपीय प्लेट के बारे में। ये 3 अपन ने अभिसारी प्लेट किनारा है इसकी कंडीशन है उसके बारे में बात की थी। इसके बाद में अभिसारी है, उसके बाद में आता है अपसारी प्लेट किनारा। कौन सा है? अपसारी प्लेट किनारा। क्या नहीं लिखा है? अच्छा, वो लिखाना है। हाँ लिखवा देंगे, अभी लिखवा देंगे। अपसारी प्लेट किनारा। और अपसारी प्लेट किनारा है, इसी को कहा जाता है रचनात्मक प्लेट किनारा। क्या कहा जाता है? रचनात्मक प्लेट किनारा। कंस्ट्रक्टिव प्लेट मार्जिन और डाइवर्जेंट प्लेट मार्जिन। अपसारी प्लेट किनारा या रचनात्मक प्लेट किनारा। रचनात्मक प्लेट किनारा कौन सा होता है? जब 2 प्लेटें हैं, पृथ्वी की 2 प्लेटें हैं, वो एक दूसरे से विपरीत दिशा में है, वो अगर गति करें तब होगा या एक दूसरे की ओर गति करें तब होगा? अच्छा, विपरीत दिशा में। ठीक है। अच्छा, एक चीज बताना मेरे को कि विपरीत दिशा एक दूसरे की तरफ नहीं हो सकती क्या? कैसे नहीं हो सकती? इसकी डायरेक्शन कौन सी है? पूर्व से पश्चिम। इसकी कौन सी है? पश्चिम से पूर्व। विपरीत हुआ कि नहीं हुआ? हाँ, देखो, एक तो हो रहा है विपरीत दिशा में, एक दूसरे से विपरीत दिशा में। एक दूसरे की विपरीत दिशा में गति होगी कि नहीं होगी? सोच के बताना जरा। एक दूसरे के रेफरेंस में बात करें तब कंडीशन अलग है, लेकिन दिशा तो दोनों की अलग है और दिशा दोनों की उल्टी है, लेकिन रेफरेंस में बात कर रहे हैं अपन, तब वो अलग कंडीशन हो सकती है। ठीक है, देखते हैं। 2 प्लेटें हैं और 2 प्लेटें एक दूसरे से दूर जा रही हैं। अगर दूर जाएंगी, एक दूसरे से दूर जाएंगी, तो ये अपन ने पहले भी बात की हुई है कि जैसे अगर मान लो वो 2 प्लेटें हैं, ये प्लेट इधर गति कर रही है और ये प्लेट इधर गति कर रही है। जब दोनों प्लेटें एक दूसरे से दूर जाएंगी तो जो हिस्सा नीचे है, यानी ऊपरी मेंटिल का जो ऊपरी भाग है, ये मान लिया ऊपरी मेंटिल है और ऊपरी मेंटिल का ऊपरी हिस्सा है, वो अपन ने दिखाया है। अब जितनी ये प्लेटें दूर गई एक दूसरे से, जितनी प्लेटें दूर गई, मान लेते हैं अपन इसको है वो एक बार यहां पर मान लिया कि ये प्लेटें हैं यहां तक आ गई, ये दोनों प्लेटें एक दूसरे से इतनी दूर चली गई। जितना दूर जाएंगी, जितनी जगह पर एक दूसरे से दूर गई हैं, उतनी जगह पर ऊपर की प्लेट का वजन हट गया। ऊपर की प्लेट का वजन हट जाएगा। जैसे अगर मान लो 100 किलोमीटर मोटा हिस्सा है, अगर ये 100 किलोमीटर मोटा हिस्सा एक दूसरे से दूर जा रहा है, तो जिसके ऊपर ये हिस्सा टिका हुआ था एस्थेनोस्फीयर के ऊपर, उसके ऊपर तो वजन हट गया ना, और वजन हट गया, इस वजह से नीचे की चट्टानें हैं ये पिघल जाएंगी, मेल्ट डाउन कर जाएंगी। ये अपने पृथ्वी की आंतरिक संरचना में भी इसके बारे में बात की हुई है कि एस्थेनोस्फीयर है, इसकी चट्टानें अर्ध तरल अवस्था में पाई जाती हैं। कैसी अवस्था में? अर्ध तरल अवस्था में, सेमी लिक्विड स्टेट में पाई जाती हैं, या इसी को अपन कह सकते हैं प्लास्टिक अवस्था में पाई जाती हैं। कौन सी अवस्था में? प्लास्टिक अवस्था में, प्लास्टिक स्टेट में पाई जाती हैं। और जैसे ही ऊपर की चट्टानों से, ऊपर की चट्टानें हैं वो अपसरित होती हैं, तो उनका दबाव है वो कम हो जाता है, और जैसे ही दबाव कम होता है, ये अर्ध तरल अवस्था किस में बदल जाती है? तरल अवस्था में बदल जाती है। तो अगर कहीं पर भी 2 प्लेटों का अपसरण होगा, तो अपसरण क्षेत्र में जहां पर अपसरण हो रहा है, वहां पर धरती के नीचे से मैग्मा है वो ऊपर की ओर गति करेगा। जैसे जैसे ये प्लेटें दूर जाती जाएंगी, वैसे वैसे उन दोनों के बीच में, जैसे जैसे ये प्लेटें दूर जाएंगी, वैसे वैसे उन दोनों प्लेटों के बीच में मैग्मा का जमाव होता जाएगा। मान लेते हैं सबसे पहले यहां पर मैग्मा का जमाव हुआ, उसके बाद में
फिर और जैसे जैसे प्लेटें दूर जा रही थी, यहां पर है वो मैग्मा का जमाव हुआ, ये दूसरी बार मैग्मा का जमाव हुआ। उसके बाद में फिर से है वो मैग्मा का है वो जमाव हुआ दोनों तरफ। तो जैसे जैसे प्लेटें एक दूसरे से दूर जा रही हैं, दोनों के बीच में, ये इलाका अभी दोनों के बीच में है, तो सबसे पहले दूर गई थोड़ा सा, एक मैग्मा की परत जमा हो गई, नई क्रस्ट बन गई। क्या बन गई? नई क्रस्ट, नई जमीन बन गई। प्लेटें दूर जा रही हैं और बीच में से मैग्मा बाहर आ रहा है और वो जमा होता जा रहा है। धीरे धीरे ये प्लेट है, इसका एरिया बढ़ता जाएगा दोनों प्लेटों का। क्यों? क्योंकि बीच में मैग्मा है, उसका जमाव हो रहा है, नई क्रस्ट बन रही है, नई क्रस्ट बन रही है। इस वजह से इसे है वो अपन ने क्या कह दिया? रचनात्मक प्लेट किनारा। क्या कह दिया? रचनात्मक प्लेट किनारा। अब जैसे जैसे प्लेटें एक दूसरे से दूर जाएंगी, धीरे धीरे नीचे से मैग्मा आएगा, धीरे धीरे नीचे से मैग्मा आएगा, तो भूकंपों की उत्पत्ति तो होगी, लेकिन उनकी तीव्रता, इंटेंसिटी है वो कैसी होगी? कम होगी। क्लियर है इतनी बात? अब ऐसी स्थिति पाई कहां पर जाएगी? तो ऐसी स्थिति पाई जाएगी मध्य महासागरीय कटकों के सहारे। कहां पर मिलेगी? मध्य महासागरीय कटकों के सहारे, या ऐसे भी कह सकते हैं महासागरीय कटक जहां पर भी होंगे, ओशिनिक रिज जहां पर भी होंगे, वहां पर अपसरण होगा। इसके एग्जाम्पल हैं, तो एग्जाम्पल देख सकते हैं, बिल्कुल देखते हैं कौन कौन से हैं। जैसे एक इसका बहुत अच्छा एग्जाम्पल है जो आपने है वो पहले भी पोस्ट ग्रेजुएशन में पढ़ा हुआ होगा, और वो है मध्य अटलांटिक कटक। कौन सा कटक है? मध्य अटलांटिक कटक। इसके इधर ये मध्य अटलांटिक कटक है, ये यहां पर है अटलांटिक महासागर के बीच में। इसके इधर जो प्लेट है वो तो कौन सी प्लेट है? अमेरिकन प्लेट। कौन सी है? अमेरिकन प्लेट। और इसके पूर्व में जाएं तो एक तो कौन सी है? यूरेशियाई प्लेट, और दूसरी प्लेट है कौन सी? अफ्रीकन प्लेट। एक अफ्रीकन प्लेट और दूसरी कौन सी? यूरेशियाई प्लेट। यूरेशियाई प्लेट और अफ्रीकन प्लेट अमेरिकन प्लेट से दूर जा रही हैं, अपसरण हो रहा है, एक दूसरे से डाइवर्जेंट हैं, ये एक दूसरे से दूर जा रही हैं। तो दूर जाएंगी तो बीच में है वो मैग्मा आएगा, और ये मैग्मा है वो जमा होता जाएगा, और इससे जहां धरातल पर ये मैग्मा आकर बाहर जमा हो रहा है, इससे छोटी छोटी पहाड़ियों का है वो निर्माण हो जाएगा, और उसी को अपन कह देते हैं महासागरीय कटक। क्या कह देते हैं? महासागरीय कटक, या ओशिनिक रिज है वो कह देते हैं। क्या कह देते हैं? ओशिनिक रिज कह देते हैं। तो जहां जहां महासागरों में, अच्छा एक चीज बताना जरा, जैसे जैसे ये प्लेटें दूर जा रही हैं, वैसे वैसे अटलांटिक महासागर के बीच में नई क्रस्ट का निर्माण होता जा रहा है। और अगर नई क्रस्ट का निर्माण होगा, इसका मतलब अटलांटिक महासागर का क्षेत्रफल कम हो रहा है या बढ़ रहा है? बताओ जरा। बढ़ रहा है। यानी अटलांटिक महासागर है, उसका एरिया है वो एक्सपेंशन हो रहा है, एरिया का क्षेत्रफल है वो बढ़ रहा है। इसी को कहा जाता है अटलांटिक का खुलना, ओपनिंग ऑफ अटलांटिक कहा जाता है। इसको क्या कहा जाता है? अटलांटिक का खुलना। तो धीरे धीरे अटलांटिक महासागर है वो एक दूसरी प्लेटें हैं वो दूर जाने की वजह से उसका एरिया है उसका एक्सपेंशन हो रहा है। कितना हो रहा है? तो ये एरिया का जो एक्सपेंशन हो रहा है ये 1 सेंटीमीटर से लेकर 1.5 सेंटीमीटर प्रति वर्ष की दर से हो रहा है। कितना? 1 सेंटीमीटर से लेकर 1.5 सेंटीमीटर तक एक साल में इसका एरिया है वो बढ़ रहा है, 1 से 1.5 सेंटीमीटर। तो आने वाले कुछ करोड़ सालों के बाद ये अटलांटिक महासागर दुनिया का सबसे बड़ा महासागर हो जाएगा। कुछ करोड़ सालों के बाद, अभी नहीं, अभी टाइम लगेगा, क्योंकि अभी इसका जो एरिया है वो है 8.2 करोड़ वर्ग किलोमीटर। कितना है? 8.2 करोड़ वर्ग किलोमीटर। और ये जो प्रशांत महासागर है, ये प्रशांत महासागर है वो लगभग 16 करोड़ वर्ग किलोमीटर के आसपास। तो ये बहुत इससे अभी है वो बड़ा है, तो टाइम तो लगेगा, लेकिन ये धीरे धीरे छोटा हो रहा है और ये धीरे धीरे बड़ा हो रहा है। इसका मतलब है
कि अगर कहीं पर सागर की तली है, यानी सागरीय तली है, वहां पर प्लेटें एक दूसरे से दूर जा रही हैं, यानी अपसरण हो रहा है, वहां पर सागर की तली का विस्तार हो रहा है या सागर की तली का नुकसान हो रहा है, विनाश हो रहा है? विस्तार हो रहा है। इसी को एक है वो ज्योग्राफर थे जिनका नाम था हैरी हेस। उन हैरी हेस ने इस चीज को नाम दिया सागर नीतल प्रसरण। क्या नाम दिया था? सागर नीतल प्रसरण। सी फ्लोर स्प्रेडिंग है वो नाम दिया। समुद्र की तली है, सागर की जो तली है उसका प्रसार हो रहा है, सी फ्लोर है उसका एक्सपेंशन हो रहा है, उसको सी फ्लोर स्प्रेडिंग है वो नाम दे दिया, सागर नीतल प्रसरण है वो नाम दे दिया। तो सी फ्लोर स्प्रेडिंग थ्योरी है वो किसने दी? हैरी हेस ने। कब दी? 1960 में। कब दी थी? 1960 में। और ये थ्योरी दी गई प्लेट विवर्तनी के सिद्धांत के एविडेंस के लिए। किसके लिए दी गई? प्लेट विवर्तनी के सिद्धांत है उसके एविडेंस के लिए, साक्ष्य के लिए, प्रमाण के लिए वो दी गई। ये बात समझ आ रही है? तो देखो जरा, अब अपसरण है, जहां पर अपसरण होगा वहां पर एक प्रभाव क्या पड़ रहा है? नई क्रस्ट का निर्माण हो रहा है, पहली चीज। दूसरा, भूकंप है वो उत्पन्न होंगे, लेकिन भूकंपों की तीव्रता कैसी होगी? कम होगी। ये दो असर है वो पड़ रहे हैं। तीसरा, ये ज्यादातर अपसरण महासागरीय नितल पर होता है। कहां पर होता है? महासागरीय नितल पर होगा। अच्छा, अगर महासागरों की तली में हो रहा है तो इसका मतलब है बेसाल्ट का जमाव होगा या ग्रेनाइट का? बेसाल्ट का जमाव होगा। जहां जहां महासागरीय कटक पाए जाते हैं वहां वहां प्लेटों का अपसरण होता है। अब महासागरों के बीच में जो कटक पाए जाते हैं उनको कहा जाता है मध्य महासागरीय कटक। ये मध्य महासागरीय कटक कहां कहां है? तो बताएंगे, मध्य महासागरीय कटक है वो एक तो अटलांटिक में है, और एक मध्य महासागरीय कटक है वो कहां पर है? हिंद महासागर में। तो हिंद महासागर में भी मध्य महासागरीय कटक है और अटलांटिक में भी मध्य महासागरीय कटक है। प्रशांत में इस प्रकार का कटक नहीं पाया जाता। प्रशांत में पूर्वी भाग और पश्चिमी भाग में अलग अलग कटक पाए जाते हैं, और वो सारे कटक आप बता सकते हो कैसे? वो ज्यादातर प्लेटों के नाम से थे, अपने बात की भी है। सबसे पहले यहां पर कौन सी प्लेट थी? एक्सप्लोरर। एक्सप्लोरर के नीचे ज्वांडे फूका, उसके नीचे गोर्दा, गोर्दा के नीचे रिवेरा, के नीचे कोकोस, के नीचे अच्छा कोकोस, और एक नाजका और एक प्रशांत के पीछे गलापागोस। यहां पर कौन सी थी? ईस्टर आइलैंड। ये नाजका और किसके बीच में? प्रशांत के बीच में। अच्छा, नाजका, प्रशांत और ये अंटार्कटिक है, यहां पर कौन सी प्लेट? जुआन फर्नांडिस। इन सब प्लेटों के पश्चिमी भाग में ये कटक है या पूर्वी भाग में? इसका मतलब इन सारी प्लेटों के पश्चिमी भाग में अपसरण हो रहा है या पूर्वी भाग में? पश्चिमी भाग में। अच्छा, पूर्वी भाग में अपसरण हो रहा है या अभिसरण हो रहा है? अभिसरण। अच्छा, इन प्लेटों का हो रहा है या अमेरिकन प्लेट का हो रहा है? जिस प्लेट का अभिसरण हो रहा है, सबडक्शन हो रहा है, वो ये छोटे वाली प्लेटें हैं या अमेरिकन है? छोटे वाली प्लेटें। जिस प्लेट के नीचे हो रहा है वो कौन सी प्लेट? अमेरिकन प्लेट। इसलिए अमेरिकन प्लेट के किनारे पर वलित पर्वत बने हैं या इन महासागरीय प्लेटों के किनारे पर बने हैं? अमेरिकन प्लेट के किनारे पर। यहां पर इधर रॉकी और यहां पर कौन सा है? एंडीज। क्लियर है? ठीक है। इसका मतलब प्रशांत महासागर के जो कटक हैं वो प्रशांत महासागर के बीच में नहीं पाए जाते हैं, या तो उसकी पूर्वी सीमा में पाए जाते हैं या उसकी पश्चिमी सीमा में पाए जाते हैं। जितने भी प्लेटें हैं ज्यादातर उन प्लेटों के नाम से उन कटकों का नाम है। बस एक कोकोस और नाजका प्लेट के पश्चिमी सीमा है, वहां पर जो कटक है उसका नाम है पूर्वी प्रशांत उभार। क्या नाम है? पूर्वी प्रशांत उभार। ये यहां पर नाम है। ठीक है, तो अपन ने है वो दो तरीके का है वो एक इसका है वो बारे में बात कर ली अपन ने, एक अभिसरण के बारे में और एक अपसरण के बारे में। तीसरा है संरक्षी प्लेट किनारा। कौन सा है? संरक्षी प्लेट किनारा। और अगर संरक्षी प्लेट किनारा है तो विनाश होगा या रचना होगी?
कंजर्वेटिव प्लेट मार्जिन। अच्छा, प्लेट के किनारे का विनाश होता है या फिर प्लेट के किनारे पर नई क्रस्ट का निर्माण होता है? अच्छा बताना जरा। ये कोई दो प्लेटें हैं, अब दो प्लेटें हैं, इसमें एक प्लेट इधर जा रही है और एक प्लेट इधर जा रही है, एक दूसरे के अगल बगल से खिसक रही हैं। न अभिसरण हो रहा है और न अपसरण हो रहा है, तो प्लेट के किनारे का विनाश हुआ या निर्माण हुआ? न विनाश हुआ और न निर्माण हुआ। इसीलिए तो क्या कहा, संरक्षी, कंजर्वेटिव, बच गया ये। न विनाश हो रहा है और न ही नई क्रस्ट का निर्माण हो रहा है, इसीलिए अपन ने क्या नाम दिया, संरक्षी प्लेट किनारा। तो संरक्षी प्लेट किनारा है, ये अपन ने पहले भी बात की हुई है। अगर धरातल में कहीं पर भी दरार पड़ जाए तो उस दरार को कहा जाता है विभंग। क्या कहा जाता है? विभंग। विभंग को ही कहा जाता है फ्रैक्चर। क्या कहा जाता है? फ्रैक्चर कहा जाता है। लेकिन फ्रैक्चर के सहारे कभी भी मोशन नहीं होता, गति नहीं होती। अगर गति हो जाए तब ऐसे विभंग को क्या कह देते हैं? भ्रंश कह देते हैं या फॉल्ट कह देते हैं। क्या कह देते हैं? भ्रंश या फॉल्ट। इसका मतलब दो प्लेटें अगल बगल से खिसक रही हैं तो दोनों के बीच में गति तो हो गई, तो वहां पर विभंग रह गया या फिर वो भ्रंश बन गया? भ्रंश बन गया। इसमें बदल गया भ्रंश में। यहां पर जो भ्रंश बनता है इसको कहा जाता है रूपांतर भ्रंश। क्या कहा जाता है? रूपांतर भ्रंश कहा जाता है, या इसी को ट्रांसफॉर्म फॉल्ट भी कह दिया जाता है। क्या कह देते हैं? ट्रांसफॉर्म फॉल्ट है वो भी कह दिया जाता है। यूजीसी नेट के एग्जाम में यही पूछा हुआ है, संरक्षी प्लेट किनारा क्षेत्र में कौन से भ्रंश का निर्माण होता है? कौन से भ्रंश का? रूपांतर भ्रंश का। और रूपांतर भ्रंश को इंग्लिश में क्या कहते हैं? ट्रांसफॉर्म फॉल्ट है वो कहते हैं। और उसमें इंग्लिश वाला नाम है वो दिया गया था, हिंदी में है वो लिख देते हैं कि ट्रांसफॉर्म भ्रंश है वो नाम लिख देते हैं। तो अगर ध्यान रखना कि अगर संरक्षी प्लेट किनारा है तो रूपांतर भ्रंश होगा। कौन सा भ्रंश होगा? रूपांतर भ्रंश, ट्रांसफॉर्म फॉल्ट होगा। अपने उस एक बार पहले भी इसके बारे में बात की थी जिसमें मैंने एक ट्रांसकरेंट फॉल्ट है उसके बारे में बताया था आप लोगों को। तो संरक्षी प्लेट किनारा है, अब दो प्लेटें एक दूसरे से अगल बगल से है वो रगड़ खाते हुए अगर गति करेंगी, इसका मतलब भूकंप तो उत्पन्न होंगे। और ये भूकंप कम तीव्रता के होंगे या अधिक तीव्रता के? अधिक तीव्रता के। कैसी तीव्रता के? अधिक तीव्रता के। इसका कोई एग्जांपल बता सकते हो जो अपन ने पहले? ठीक है, सैन एंड्रियास भ्रंश। अच्छा बताओ जरा, सैन एंड्रियास भ्रंश है कहां पर, किस देश में? कैलिफोर्निया। किस देश में? यूएसए में। यूएसए में कैलिफोर्निया है, उस कैलिफोर्निया में यहां पर एक भ्रंश है जिसका नाम सैन एंड्रियास भ्रंश। इसके बारे में अपन ने पहले भी बात की हुई है कि सैन एंड्रियास घाटी के आधार पर इस भ्रंश का है वो नामकरण किया गया था। सैन एंड्रियास घाटी है, उसके आधार पर, इसके संचलन के आधार पर तीन क्षेत्रों की बात की थी। इस भ्रंश का उत्तरी भाग, एक मध्यवर्ती भाग और एक दक्षिणी भाग, ये अपन ने बात की हुई है। फिर अपन ने एक और बात की थी इसके बारे में कि यहां पर जो भूकंप आते हैं उन भूकंपों की भविष्यवाणी करने के लिए, और दूसरा इस एरिया में प्लेटों का संचलन किस दर से हो रहा है उसको जांच करने के लिए एक प्रोग्राम है वो चलाया गया था जिसका नाम क्या था? साफोर्ड। साफोर्ड का पूरा नाम सैन एंड्रियास फॉल्ट ऑब्जर्वेटरी एट डेप्थ। गहराई में जो ऑब्जर्वेटरी स्थापित की गई 4 किलोमीटर की गहराई पर, उस प्रोजेक्ट का नाम है वो क्या था? साफोर्ड था। और साफोर्ड है वो कौन सी गवर्नमेंट ने चलाया? यूएसए की गवर्नमेंट ने है वो चलाया। और ये अपन ने उस समय बात की थी कि ये द मोस्ट अनस्टेबल पार्ट ऑफ द अर्थ है, धरती का सबसे अस्थिर भाग है। अगर फोर्स थोड़ा सा और ज्यादा होता तो ये एरिया टूटकर आगे निकल गया होता। यहां पर ये वाला प्रायद्वीप कैलिफोर्निया प्रायद्वीप, कौन सा प्रायद्वीप है? कैलिफोर्निया प्रायद्वीप। इसका नाम है लोअर कैलिफोर्निया। लोअर कैलिफोर्निया के पूर्व में खाड़ी कैलिफोर्निया की खाड़ी, और यहां पर यूएसए का एक स्टेट जिसका नाम कैलिफोर्निया। और ये जो भ्रंश है, इस भ्रंश की स्थिति कैलिफोर्निया की खाड़ी के शीर्ष से लेकर यहां पर है, इस राज्य के दक्षिण पश्चिमी सीमा पर।
और ये भ्रंश है, अगर यहां पर थोड़ा सा बल ज्यादा होता तो लोअर कैलिफोर्निया टूटकर आगे निकल जाता, लोअर कैलिफोर्निया टूटकर आगे निकल जाता। तो यहां पर ये भ्रंश है, यानी यूएसए के दक्षिण पश्चिमी भाग में, यूएसए के कौन से भाग में? दक्षिण पश्चिम भाग में। इसके बारे में अपन पहले बात कर चुके हैं।